नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों आधुनिक भारत का अगला चरण। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। और कल की हमने विद्यार्थियों क्लास में पढ़ा था साइमन कमीशन का भारत आगमन और नेहरू रिपोर्ट। मतलब इससे पहली क्लास में हमने साइमन कमीशन का भारत आगमन और नेहरू रिपोर्ट को पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था आपका गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, इनको भी हमने बहुत डिटेल में जाना था। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, वो है गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के बाद जो अगला चरण आता है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समय है वो है 1930 से 1931। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1930 से 1931 का जो समय है विद्यार्थियों, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। 1930 से 1931 तक का जो समय है विद्यार्थियों, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम, ठीक है। समय भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से सवाल पूछ लेगा, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1930 में आपको जवाब देना होगा, ठीक है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा। तो विद्यार्थियों, इस आंदोलन को पढ़ने से पहले, ठीक है, या इस आंदोलन को समझने से पहले हम ये समझें कि इसमें लिखे शब्दों का मतलब क्या है, या एक्चुअल में सविनय अवज्ञा है क्या, ठीक। सविनय अवज्ञा का विचार क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ठीक है। ये समझना पहले जरूरी है। तो पहले हम इसके शब्दों के मायने जानेंगे कि शब्द क्या कह रहे हैं, इसके शब्दों का अर्थ क्या है। शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, नाम में ही स्पष्ट है, देखिए पहले लिखा हुआ है यहां पर सविनय, ठीक है। सविनय का क्या मतलब है? सविनय का यहां पर अर्थ है विनय के साथ, ठीक है। आपने बचपन में एप्लीकेशन लिखी होगी और उस एप्लीकेशन में आपने लिखा होगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और फिर आप लिखते हैं महोदय सविनय निवेदन यह है कि। तो सविनय का मतलब होता है विनय के साथ। सा माने हिंदी में सा कहीं जुड़ जाता है, मतलब साथ, जैसे सपरिवार, परिवार के साथ। तो यहां पर लिखा हुआ है सविनय यानी विनय के साथ। दूसरा जो टर्म है यहां पर वो है अवज्ञा। दूसरा जो टर्म है विद्यार्थियों वो है अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा न मानना, ठीक। तो पहला टर्म है यहां पर सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शब्दों को हम समझे। पहला टर्म है सविनय यानी विनय के साथ, और दूसरा टर्म है अवज्ञा यानी आज्ञा न मानना। ये दो टर्म हैं सविनय अवज्ञा के, सिविल डिसोबीडियंस के। अब इनका अगर हम कुल मतलब निकालें, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, तब जो मतलब निकल के आएगा वो क्या होगा, आप लोग देख सकते हो। तब जो मतलब निकल के आएगा विद्यार्थियों, वो मतलब है कि विनय के साथ आज्ञा न मानना, यानी विनय के साथ आज्ञा मानने से मना कर देना। यानी ये कह देना कि हम इस आज्ञा को मानेंगे ही नहीं, हम विनम्रता पूर्वक ये कह रहे हैं कि हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अब किसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, तो ये तो मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर किसकी आज्ञा ना मानने की बात हो रही है। तो यहां पर अंग्रेजी सरकार की आज्ञा ना मानने की बात हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? यानी यहां पर अंग्रेजी सरकार की आज्ञा ना मानने की बात हो रही है। यानी गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया सविनय अवज्ञा है, उसका मतलब है कि सरकार जो भी आदेश हमें देगी, हम और हमारे सत्याग्रही जो देश में फैले हुए हैं, वो सरकार की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे,
ठीक है, वो सरकार की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों सविनय अवज्ञा का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। तो सविनय का अर्थ है विनय के साथ, अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा ना मानना। तो सरकार जो भी आदेश देगी हम उसकी अवहेलना करेंगे, लेकिन विनय के साथ, है ना, कोई हिंसा नहीं होगी। यहाँ पर गांधी जी के जितने भी आंदोलन है उनका कॉन्सेप्ट एक ही है कि हिंसा तो करनी ही नहीं है। हिंसा का कोई स्थान गांधी जी के किसी आंदोलन में नहीं है। तो बिल्कुल हिंसा नहीं करनी है। और लिखा ही है विनय के साथ, तो बिल्कुल आराम से, अगर सरकार हमारी मार भी लगाती है, पुलिस हम पर लाठी चार्ज भी करती है, इवन गोलियां भी चला देती है, जो कि चलाई भी है, इससे पहले हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा है, तो भी हमें कोई भी प्रतिरोध, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करना है सरकार के खिलाफ। कोई भी हिंसक कृत्य तो करना ही नहीं है, चाहे अंग्रेज कुछ भी कर लें। ठीक है, गांधीवाद सिद्धांत यही है कि हिंसा को किसी भी परिस्थिति में अपनाना नहीं है, हर स्थिति में अहिंसक रहना है। ये गांधीवाद है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनय के साथ आज्ञा मानने से मना कर देना। अब यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो सविनय अवज्ञा का विचार है ठीक है, ये जो सविनय अवज्ञा का विचार है, ये गांधी जी ने किससे ग्रहण किया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विचार है ये गांधी जी ने कहां से ग्रहण किया है। तो विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा का जो विचार है ये गांधी जी ने डेविड थोरो, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है ये। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये विचार अमेरिकी क्रांतिकारी, नाम याद रखेंगे, ये जो विचार है ये कहां से ग्रहण किया है गांधी जी ने। डेविड थोरो से। डेविड थोरो कहां के हैं। तो डेविड थोरो जो है विद्यार्थियों, वो एक अमेरिकी समाज सुधारक या अमेरिकी क्रांतिकारी थे। ठीक, तो अमेरिकी क्रांतिकारी डेविड थोरोस का विचार है विद्यार्थियों सविनय अवज्ञा का, सिविल डिसोबीडियंस का। ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार किससे ग्रहण किया है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार अमेरिकी क्रांतिकारी डेविड थोरो से ग्रहण किया है। महत्वपूर्ण बात है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी ने यह विचार ग्रहण कहां से किया है। गांधी जी ने यह विचार डेविड थोरो से ग्रहण किया है सविनय अवज्ञा का। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्टिंग कैसे होता है, कहां से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, है ना, उसमें हमने विद्यार्थियों क्या देखा, उसमें हमने देखा कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1929 में। उसके बाद गांधी जी की 11 सूत्री मांगे आई और 11 सूत्री मांगों के पीछे जो उद्देश्य था वो था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, है ना। हमने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही देखा था कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाया, और जब पूर्ण स्वराज लक्ष्य बनाया तो उस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों गांधी जी को जिम्मेवारी सौंपी गई कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप हमें पूरी आज़ादी दिलवाइए, पूर्ण स्वराज दिलवाइए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसी समय पे अधिवेशन में ये भी तय हुआ कि पूर्ण स्वराज मिलेगा कैसे। तो उसी समय ये तय हो गया था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति सविनय अवज्ञा की विधि से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अगर कोई पूछता भी है कि सविनय अवज्ञा को चलाने का उद्देश्य क्या था, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था या कारण क्या था, तो कारण था इसका विद्यार्थियों पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, या उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के पीछे जो उद्देश्य था वो था विद्यार्थियों पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। तो पूर्ण स्वराज को पाने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु। ठीक है, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आप लोग जवाब देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु चलाया गया था। ठीक है,
पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, जिससे हमें पूरी आज़ादी मिल सके, इसके लिए गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो विचार है ये अमेरिकी क्रांतिकारी डेविड थोरो का है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, टॉपिक पे वापस लौटते हैं। कारण हमें समझ में आया, उद्देश्य समझ में आया कि क्यों चलाया गया, इसका कारण क्या था। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय के सामने, ठीक है, गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय, ठीक है, गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने अपनी 11 मांगें रखी। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में इसको पढ़ा था कि गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने अपनी 11 मांगों को रखा। मांगे बड़ा अजीब सी थी। जैसे हमने देखा कि गांधी जी चाहते थे कि सेना का जो खर्चा है उसमें 50% की कटौती कर दी जाए, जो सिविल सेवक है उनके वेतन को 50% कम कर दिया जाए, भू राजस्व को 50% कम कर दिया जाए, शराब को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। ये सारी मांगे गांधी जी ने रखी थी, जिनको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इन मांगों को स्वीकार कर पाना तकरीबन असंभव था। हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि इतना असंभव नहीं है। आज भी अगर ये देखा जाए तो आज भी सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सरकार ने गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया, होनी ही थी। और जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया, तब ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों गांधी जी ने फैसला लिया कि अब वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 5 मार्च 1930 को, ठीक है, 5 मार्च 1930 को गांधी जी ने घोषणा की कि अब 5 मार्च 1930 को गांधी जी ने घोषणा की कि 12 मार्च 1930 से विधिवत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो स्टार्टिंग है वो होती है विद्यार्थियों दांडी यात्रा से। ठीक है, तो 5 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से इस बात की घोषणा की कि 12 मार्च 1930 से सुबह की प्रार्थना सभा के बाद, सुबह 6 बजे की प्रार्थना सभा के बाद ऑफिशियली हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम है उसमें पहला कार्यक्रम है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्यों निकाली गांधी जी ने, सबको पता है, नमक कानून के विरोध में। तो चलिए विद्यार्थियों, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा के कार्यक्रम। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो सबको पता है, उस कार्यक्रम का नाम है विद्यार्थियों दांडी यात्रा। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, दांडी यात्रा। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों दांडी यात्रा क्या है, कैसे है। और पेपर में खूब पूछी जाती है, आप लोगों ने एक आध बार अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो दांडी यात्रा को देखा ही होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि है दांडी यात्रा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थियों दांडी यात्रा। चलिए देखते हैं, तो दांडी यात्रा सबसे पहले कहां से कहां तक हुई। तो विद्यार्थियों दांडी यात्रा जो हुई वो हुई, अच्छा सबसे पहले कब हुई ये जान लीजिए। तो ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी यात्रा का समय ध्यान रखेंगे, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में संपन्न की गई दांडी यात्रा। ठीक है, कहां से हुई, स्थान यदि हम देखें कहां से कहां तक हुई ये यात्रा, किन स्थानों के बीच में हुई, तो विद्यार्थियों पहला तो यहां स्थान था अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, यानी अहमदाबाद। ठीक, और अहमदाबाद से ये यात्रा शुरू हुई कहाँ के लिए, मेहसाणा, गुजरात में एक जगह है मेहसाणा, उसका एक छोटा सा गांव है दांडी। तो अहमदाबाद से लेकर दांडी गांव तक, ठीक, गुजरात के अहमदाबाद
जिले से शुरू होकर गुजरात के नौसारी जिले में पड़ने वाले, ध्यान रखेंगे, नौसारी जिले में पड़ने वाले दांडी गांव तक। ठीक है, ध्यान रखना ये नौसारी है, ये दांडी गांव किस जिले में है? नौसारी जिले में। ठीक, हाँ जी। तो दांडी यात्रा जो हुई है विद्यार्थियों, वो गुजरात के अहमदाबाद जिले से शुरू होकर के गुजरात के नौसारी जिले में स्थित दांडी गांव तक ये यात्रा हुई। ठीक है, ये इसका गंतव्य है, स्थान है, कहां से कहां तक हुई। दूरी यदि हम देखें, दूरी कितनी थी इस यात्रा की? दूरी, तो विद्यार्थियों दूरी देखिए जरा, दूरी थी 241 मील। ध्यान रखना 241 मील कह लीजिए, या कभी कभार क्या होता है किलोमीटर में पूछ लेता है। ठीक, कभी कभार इसको किलोमीटर में पूछ लेता है, तो किलोमीटर भी जान लीजिए। किलोमीटर कितने हैं इसके? किलोमीटर हैं तकरीबन 375 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पेपर में अगर कभी दांडी यात्रा की दूरी पूछेगा तो या तो मील में दे देगा, आपको मील में दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 241 मील आप आंसर कर देंगे। और अगर किलोमीटर में देगा तो देगा 375 किलोमीटर। ये टोटल दूरी थी दांडी से लेकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम तक। इस यात्रा में कितने सदस्य थे यदि हम देखें, कितने सदस्य थे इस यात्रा के दौरान? तो इस यात्रा में टोटल 78 सदस्य थे। ठीक, इस यात्रा में कितने सदस्य थे? तो इस यात्रा में कुल 78 सदस्य शामिल थे। गांधी जी अलग से हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 78 प्लस 1 ये हैं गांधी। तो अब यदि पेपर में सवाल आता है कि बताइए दांडी यात्रा में कुल कितने लोग शामिल थे, तो ऑब्वियस बात है जवाब हो जाएगा 79। लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछता है कि दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के कितने सहयोगी शामिल थे, शब्दों पे देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर कभी प्रश्न पूछता है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कुल कितने सहयोगी थे, अब यहां गांधी जी के साथ तो गांधी जी को हटा करके यानी 78, और अगर कुल पूछ ले कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग थे उस समय पे, तो वो संख्या है 79। ठीक है, गांधी जी के सहयोगी 78 प्लस 1 गांधी जी। तो जैसे एग्जाम में पूछे वैसे जवाब करिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है गांधी जी के सहयोगी बताइए तो 78 और गांधी जी सहित कितने थे तो 79। ठीक है, ये है दांडी यात्रा में कुल सदस्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उद्देश्य क्या था दांडी यात्रा का, ये भी हम देखें। उद्देश्य, दांडी यात्रा को करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो मैं समझता हूं उद्देश्य सबको पता ही है। उद्देश्य था, हमने पढ़ा था गांधी जी की 11 मांगों में एक मांग थी नमक कानून को हटाया जाए, है ना, नमक कर को हटाया जाए। तो नमक कानून को तोड़ना, ठीक है, नमक कानून को तोड़ना, यानी अंग्रेजी सरकार में यह नियम था कि आप अपने घर पर नमक नहीं बना सकते। ठीक है, नमक सरकारी ही बनेगा और आपको नमक पर टैक्स देना होगा। ठीक, तो गांधी जी का कहना था कि लोगों को नमक पर टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस नमक कानून को हटाया जाए। और हम नमक कानून का विरोध करते हैं, इसलिए हम नमक कानून को तोड़ेंगे। और किस तरीके से तोड़ेंगे? तो दांडी यात्रा करके तोड़ेंगे। ठीक है, नमक कानून को तोड़ना दांडी यात्रा का उद्देश्य था। पेपर में इस तरीके से भी सवाल आ जाता है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य बताइए, तो नमक कानून का विरोध। या ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है किस कानून के विरोध में निकाली, इस तरीके से आ सकता है। तो आप ध्यान रखना, सवाल किसी भी तरीके से आए, भाषा का ध्यान रखिएगा। तो वो है नमक कानून के विरोध में। ठीक है, इसके अंतर्गत भारतीय लोग जो है नमक का उत्पादन नहीं कर सकते थे, है ना, वो सरकारी ही मतलब सरकार ही नमक का उत्पादन करेगी और नमक पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेती थी। आप इमेजिन कीजिए नमक पे भी टैक्स है,
मतलब नमक जैसी चीज। अब ऐसा तो है नहीं कि नमक जो है अमीर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, गरीब लोग कम खा लेंगे, ऐसा नहीं, वो तो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि अंबानी के घर नमक की रोटी बनती है, शुद्ध नमक की या नमक की सब्जी बन रही है, ऐसा नहीं होगा। जितनी आवश्यकता अंबानी को है उतनी ही एक गरीब व्यक्ति को भी है। तो इसमें तो ये तो भेदभाव है सरासर कि आप नमक जैसी चीज़ पर टैक्स ले रहे हो, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विशुद्ध रूप से बेशर्म है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस भारत से लाभ कमाना है, पैसा कमाना है। आम जनता मरे तो मर जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गांधी जी ने ऐसे कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा को शुरू किया। ठीक है, अब प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी ने इस यात्रा को कितने दिनों में पूरा कर लिया। ये सवाल पेपर में आ चुका है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा को कितने दिनों में पूरा कर लिया। तो यदि आप यहां ध्यान दें कि दांडी यात्रा की समय अवधि क्या है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ये इसकी समय अवधि है। तो अगर आप जोड़ो इसको 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, तो चूंकि मार्च 31 की होती है, ठीक है, तो 19 दिन तो हो गए ये, ठीक, और 6 दिन हो गए ये। तो 19 और 6 यदि आप जोड़ोगे तो हो जाएंगे 25 दिन। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, दांडी यात्रा को 24 दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, गांधी जी एक्चुअल में 5 मार्च को ही दांडी पहुंच गए थे। तो अगर कभी प्रश्न पूछता है कि दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई, तो आप जवाब देंगे कुल 24 दिनों में दांडी यात्रा पूरी हुई। ठीक है, 24 दिन में दांडी यात्रा पूरी हो गई थी, है ना। हालांकि आप डेट से डेट को मिलाओगे तो 25 हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि गांधी जी 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे। तो अब 5 अप्रैल को यदि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो यात्रा तो उसी दिन खत्म हो गई ना, है ना। उस दिन गांधी ने आराम किया, अगले दिन से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, तो उस दिन को नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए अगर कभी पूछता है कि गांधी ने दांडी यात्रा को कितने समय में पूरा किया, तो आप जवाब देंगे 24 दिनों में गांधी जी ने इस यात्रा को पूरा किया था, टोटल 24 दिनों में। अब प्रश्न यह भी उठता है कि गांधी जी जब 5 अप्रैल को ही पहुंच गए, तो 5 अप्रैल को ही उन्होंने ये कानून क्यों नहीं तोड़ दिया, उन्होंने 6 अप्रैल का इंतजार क्यों किया। ये भी प्रश्न उठता है कि गांधी जी एक दिन रुके क्यों। जब 5 अप्रैल को ही पहुंच गए तो 1-2 घंटे विश्राम करके कार्यक्रम आगे बढ़ाते, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया 6 अप्रैल का, अगले दिन का। क्यों किया 6 अप्रैल का इंतजार? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि विद्यार्थियों 6 अप्रैल से, ठीक है, 1 सप्ताह तक भारत में जलियांवाला बाग शहीदों की याद में पूरा सप्ताह मनाया जाता था। ठीक है, 6 अप्रैल से 1 सप्ताह तक आप लगाओगे तो 13 दिन आपके हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 6 अप्रैल से आप अगर 1 सप्ताह जोड़ोगे तो 13 अप्रैल हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग में लोगों को शहीद किया गया था। ठीक है, तो उन शहीदों की याद में ही ये पूरा का पूरा सप्ताह मनाया जाता था। तो यहाँ पर गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी 6 अप्रैल का दिन चुना, क्योंकि यहाँ से वो शहीदी सप्ताह शुरू होता था 7 दिनों का, है ना। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए 6 अप्रैल के दिन को उन्होंने चुना। और विद्यार्थियों 6 अप्रैल के दिन गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ, ठीक है, वहां पर पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में काफी ज्यादा जो है कुछ ऐसी चीजें हुई जो काफी अजीब थीं। जैसे इस यात्रा में विद्यार्थियों कोई भी बच्चा शामिल नहीं था। ये जितने भी सदस्य थे सब जवान थे, कोई भी बच्चा इस यात्रा में शामिल नहीं था और कोई भी बहुत बड़ा बूढ़ा व्यक्ति भी इसमें शामिल नहीं था। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा जो सीनियर व्यक्ति थे वो खुद गांधी जी थे। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 70 साल रही होगी। तो सबसे ज़्यादा सीनियर जो व्यक्ति थे वो गांधी जी ही थे। अब गांधी जी की उम्र इतनी ज़्यादा थी, तकरीबन 70 साल के थे। तो गांधी जी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के लिए एक घोड़े की व्यवस्था की गई कि इतनी लंबी दूरी है, देखिए आप 241 मील या 375 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो गांधी जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए लोगों ने गांधी जी के लिए घोड़े का प्रबंध किया कि यदि गांधी थक जाए तो घोड़े पर बैठ जाए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गांधी जी ने उस घोड़े का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। वो गांधी हैं,
वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और आप देखेंगे कि 70 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ने 375 किलोमीटर की दूरी को पैरों से ही नाप दिया। वाकई में एक महान शख्सियत थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने इस यात्रा में घोड़े का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया और विद्यार्थियों वो पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल में दांडी। और मज़े की बात ये है कि इस यात्रा में गांधी जी जिन जिन गांवों से होकर के गुजरे, जिन जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरे, उन क्षेत्रों में जो भारतीय सरकारी कर्मचारी थे, ऐसे लोग जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। गांधी जी के प्रभाव में आकर नौकरियां छोड़ दी। गांधी जी वहां से निकले तो स्वराज की ऐसी लहर बही कि लोगों ने गांधी जी के प्रभाव में आकर के अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। और अंत में गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और सुबह 6 बजे 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे से, ठीक है, समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और कहते हैं कि अब इस नमक पर किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है ना। इस पूरे प्रक्रम के दौरान गांधी जी 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी में, गांव में, और समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाकर कहते हैं कि अब इस नमक पर किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं है, हम नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इस तरीके से नमक कानून गांधी जी ने तोड़ दिया। इस समय पे गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी मौजूद थी। हालांकि सरोजिनी नायडू जो हैं वो इस यात्रा में गांधी जी के साथ आना चाहती थी, लेकिन गांधी जी का नियम था कि इस यात्रा में बच्चे और महिलाएं शामिल नहीं होंगे। तो अब ये नियम बना दिया कि बच्चे और महिलाएं नहीं होंगे तो सरोजिनी नायडू कैसे आती। इसलिए गांधी ने कहा आप डायरेक्टली दांडी ही पहुंचिए। और जब नमक कानून तोड़ रहे होते हैं तो इस विषय पर सरोजिनी नायडू 2 लाइनें लिखती हैं। वो कहती हैं कि हे नमक कानून भंजक, तुम्हें मेरा प्रणाम। ठीक है, इस तरीके से नमक कानून का भंजन होता है, नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। और विद्यार्थियों, दांडी यात्रा की तुलना काफ़ी सारे महत्वपूर्ण लोगों ने अन्य चीज़ों से की है। जैसे अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों से की। जैसे हम देखें यहाँ पर तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। नेपोलियन के पेरिस मार्च, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन के पेरिस मार्च से की और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक, तो गांधी जी की इस दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की उस यात्रा से की जो उसने एल्बा से पेरिस तक की थी, और मुसोलिनी की रोम यात्रा से की जो कि उसने सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की थी। तो इन दोनों महत्वपूर्ण यात्राओं की तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा से की। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछ लिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की या मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तो दोनों का जवाब है विद्यार्थियों दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? नमक कानून को तोड़ना। दूरी कितनी है, स्थान क्या क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कितने दिनों में पूरी हुई, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली। और विद्यार्थियों ये थी दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण। अब जिस समय गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे हैं
उसी समय भारत के अन्य हिस्सों में अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए जा रहे हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही अंग हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए इसे मैं हटा देता हूं। चलिए तो देखते हैं यहां पर अगला टॉपिक। इधर गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे हैं, उधर शेष भारत में अन्य महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं। जैसे क्या क्या हो रहा है जरा हम देखते हैं। तो इधर तो गांधी जी कर रहे हैं दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने 78 सहयोगियों के साथ। उधर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक अलग आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन का नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। जिस समय गांधी जी गुजरात में दांडी यात्रा कर रहे हैं, उसी समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मतलब है विद्यार्थियों पाकिस्तान का वो इलाका जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। क्योंकि इस समय में 1930 की बात है, इस समय में भारत स्वतंत्र तो नहीं है, और जब भारत स्वतंत्र नहीं है तो पाकिस्तान का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है। यानी इस समय में भारत की सीमा अफगानिस्तान से सीधे सीधे शेयर होती थी। तो पाकिस्तान का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता था, उस हिस्से में एक अलग आंदोलन चल रहा था। इसकी लोकेशन ध्यान रखना, कहां हुआ ये, है ना, कहां हुआ है, तो ये हुआ है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कहां हुआ यह आंदोलन, तो यह आंदोलन हुआ है विद्यार्थियों उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में। ठीक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये लोकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कहां हुआ। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में हुआ लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब वो इलाका पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे इस आंदोलन के, किसने आंदोलन किया, क्योंकि गांधी जी तो गुजरात में है, तो इस आंदोलन को करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, इस आंदोलन को करने वाले व्यक्ति कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, अब्दुल गफ्फार खान के अन्य नाम भी हैं, जैसे इनका अन्य नाम है सीमांत गांधी। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछता है। इनका अन्य नाम क्या है, इनका अन्य नाम है सीमांत गांधी, या इंग्लिश में फ्रंटियर। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इसी को हिंदी में लिख देता है फ्रंटियर। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं, तो वो सीमांत ही है जिसको अंग्रेजी में फ्रंटियर कहा जाता है। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी हम कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, एक इनका नाम और है बादशाह खान। ठीक, ये सब इनके नाम हैं, काफी सारे नाम हैं। एक इनका अन्य नाम है शेर-ए-अफगान, क्योंकि अफगानिस्तान से सीमा लगती थी, उसी इलाके से जुड़े हुए थे, इसलिए इनका एक अन्य नाम है शेर-ए-अफगान। ठीक, और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में शुरू किया। ठीक, नाम पर अगर हम जाएं कि इसका नाम आखिरकार लाल कुर्ती आंदोलन क्यों है, तो विद्यार्थियों लाल कुर्ती का संबंध जो है न्याय मांगने से है। न्याय, अगर आपने मध्यकालीन भारत कभी ना कभी पढ़ा हो, स्वयं से पढ़ा हो, तो वहां पर आपने मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में एक महिला का नाम सुना होगा जो कि बहुत ही फेमस है, जिनका नाम था रजिया।
तो रजिया के भाई ने, जिसका नाम संभवतः है रुकनुद्दीन फिरोज, जब उसने गद्दी को हथिया लिया रजिया से, तो रजिया ने जनता के सामने लाल कपड़े पहनकर ही न्याय की अपील की थी। मध्यकाल में यदि कोई व्यक्ति न्याय मांगना चाहता था तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही न्याय मांगता था। तो संभवतः ये वहीं से लिया गया है। लाल कपड़े ये लोग पहनते थे, ठीक है, ये लोग लाल वस्त्र धारण करते थे और लाल वस्त्र धारण करके अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करते थे, न्याय की मांग करते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा लाल कुर्ती आंदोलन। इंग्लिश में बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन। नाम क्यों पड़ा आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये लोग लाल कपड़े पहनकर आंदोलन किया करते थे। अब सीमांत गांधी ने इस एरिया में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में आंदोलन को चलाने के लिए एक प्रमुख संस्था बनाई थी सीमांत गांधी ने, अब्दुल गफ्फार खान ने, और उस संस्था का नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक, इस नाम से संस्था बनाई थी विद्यार्थियों सीमांत गांधी ने। सीमांत गांधी ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में आंदोलन को चलाने के लिए एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम था खुदाई खिदमतगार। इसका मतलब क्या है, शब्द के मायने क्या है, तो समझ लीजिए। खुदाई का मतलब है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, और खिदमतगार का मतलब है सेवा करने वाले। ठीक, खिदमत करना किसी की, आपने शब्द सुना होगा उर्दू का, खिदमत करना। तो ये जो लोग हैं ये अल्लाह के वो बंदे हैं, ईश्वर के वो इंसान हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है, या ईश्वर के सेवक हैं ये, इन्हें हम कहते हैं खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ये ईश्वर के सेवक हैं और ये संस्था जो है बनाई गई सीमांत गांधी के द्वारा, और इसी संस्था के द्वारा शुरू किया गया विद्यार्थियों रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक, अब इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया, ध्यान रखेंगे। इस संस्था ने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और उस पत्रिका का क्या नाम है विद्यार्थियों, उस पत्रिका का नाम है पख्तून। ध्यान रखना, इस संस्था ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है पख्तून, और बाद में इसका नाम चेंज होकर के हो गया दश रोजा। ठीक, पख्तून इसका नाम है और बाद में ये नाम चेंज होकर के हो गया विद्यार्थियों दश रोजा। तो खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम था पख्तून, या बाद में इसका नाम चेंज होकर के हो गया विद्यार्थियों दश रोजा। अच्छा, किस भाषा में थी ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये पश्तो भाषा में थी। पश्तो, पश्तो यानी अफगानिस्तान की जो भाषा है विद्यार्थियों वो पश्तो है। तो पश्तो भाषा में खुदाई खिदमतगार संस्था के द्वारा पख्तून या दस रोजा नामक पत्रिका निकाली गई। ठीक है, कौन थे इसके कर्ता धर्ता, अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, बादशाह खान या शेरे अफगान। ठीक है, और ये लोग किसके फॉलोअर थे, तो ये लोग फॉलोअर थे विद्यार्थियों महात्मा गांधी के। जिस समय महात्मा गांधी शेष भारत में, या हम कहें गुजरात में या पश्चिमी भारत में, जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे हैं, उसी समय में सीमांत गांधी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया जा रहा है। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को नाम मिला था मलंग बाबा। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को नाम मिला था मलंग बाबा, जो मैंने आपको शायद गांधी जी के स्टार्टिंग में ही बता दिया होगा। मलंग बाबा, ये किसको कहा गया, ये कहा गया गांधी जी को। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को मलंग बाबा कहकर संबोधित किया गया था। हालांकि वो यहाँ थे नहीं, ये भी ध्यान रखेंगे, गांधी जी यहाँ नहीं थे, लेकिन उनके विचार थे। उन्हीं के विचारों से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सीमांत गांधी। हालांकि गांधी यहाँ नहीं है, लेकिन ये लोग गांधी जी को प्यार से क्या कहते थे, ये लोग प्यार से गांधी जी को मलंग बाबा कहकर पुकारते थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, अब्दुल गफ्फार खान की उपाधि पूछ लेता है कि इनकी उपाधि क्या थी। ठीक, तो अब्दुल गफ्फार खान की जो उपाधि है वो है फख्र ए
अफगान। ध्यान रखना ये उपाधि है अब्दुल गफ्फार खान की, फख्र ए अफगान, ठीक है ना। और ये जो है हिस्सा पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। लाल कुर्ती आंदोलन हमने जाना उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व करता है खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसी समय पर एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि जब ये यहाँ पर विद्रोह कर रहे होते हैं, जब ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक सेना की टुकड़ी तैनात रहती है जिसका नाम था गहड़वाल रेजिमेंट। इस एरिया में सेना की एक टुकड़ी तैनात रहती है और जो रेजिमेंट थी उसका नाम था गहड़वाल रेजिमेंट, जिसके कमांडर थे चंद्र सिंह गहड़वाली, ठीक है। तो सरकार आदेश जारी करती है कि इन निहत्थे सत्याग्रहियों पर, ये लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इन पर आप गोली चलाओ, मार डालो इन्हें। लेकिन चंद्र सिंह गहड़वाली जो इस सेना के कमांडेंट हैं वो इस आदेश को फॉलो करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इन निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चला सकते। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, चंद्र सिंह गहड़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिससे इस पूरी की पूरी रेजिमेंट का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और इन लोगों को लंबी लंबी सजाएं यहाँ पर दी गई। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इलाका अभी पड़ता है विद्यार्थियों पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का कौन सा इलाका है, आपने सुना होगा बलूचिस्तान, ठीक है। पेशावर का जो इलाका है, पेशावर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, ये इलाके जो है। तो ये लोग जो है हमेशा से, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है हमेशा से भारत में शामिल होना चाहते थे, ठीक है। पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये भारत में शामिल होना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन बलोचों के बीच में, इन पठानों के बीच में, ठीक है, कौन आ गया, पाकिस्तान आ गया। यानी एक तरफ है कौन, एक तरफ है विद्यार्थियों ये बलोच, फिर है पाकिस्तान, फिर है इंडिया। ये लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, ये लोग भारत के साथ आना चाहते थे, लेकिन बीच में पाकिस्तान कैसे आए। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय पर अब्दुल गफ्फार खान ने एक नई मांग शुरू की, क्योंकि भारत के साथ तो आ नहीं सकते थे। बात समझ पा रहे हैं ना, बात आप मैप को जरा दिमाग में रखिए, ठीक है। तो एक तरफ है बिल्कुल, आप पाकिस्तान के कोने पे चले जाइए ऊपर की ओर, यानी अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। तो एक तरफ है ये लोग जो भारत के साथ आना चाहते हैं, बीच में पड़ गया पाकिस्तान, और फिर है इंडिया। अब इंडिया में तो नहीं आ सकते क्योंकि बीच में बहुत बड़ा पाकिस्तान है। तो जब भारत आज़ाद हुआ, ये लोग पाकिस्तान में कभी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए जब ये देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो इन लोगों ने मुख्य रूप से अब्दुल गफ्फार खान ने एक नई मांग शुरू की, क्योंकि भारत में तो नहीं मिल सकते थे, और मांग थी वो पख्तूनिस्तान की। इन्होंने कहा कि हमें एक नया स्टेट चाहिए, जिसको नाम दिया उन्होंने पख्तूनिस्तान। और इस मांग के साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और विद्यार्थियों तब से लेकर वो क्षेत्र अनस्टेबल है, आज भी अनस्टेबल है, और बलूचिस्तान के एरिया पर पाकिस्तान आर्मी बड़े पैमाने पे नरसंहार करती है, ठीक है। आजकल जो कुछ वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो कश्मीर में जब कोई सैनिक मरता है तो उस पर उन्हें दुख नहीं होता, लेकिन कोई आतंकवादी मार दिया जाए तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो से कहते हैं कि ये तो टेलर का बेटा था, ये तो गणित का टीचर था, है ना, ये तो हेडमास्टर का लौंडा था। इस तरीके से ह्यूमनाइज करने की कोशिश करते हैं इन आतंकवादियों को, है ना। तो पूरी की पूरी मीडिया कश्मीर में तो दिखाती है कि क्या हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की बात कभी नहीं होती। इसीलिए बलूचिस्तान, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। ये लोग इंडिया में आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, बीच में पाकिस्तान पड़ गया, तो उन्होंने कहा हमें आज़ाद करो, है ना। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, एक अलग स्टेट बनवाया, एक अलग राष्ट्र बनवाया, उसी तरीके से भारत सरकार को भी ये प्रयास करना चाहिए कि बलूचिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करके पाकिस्तान का एक विभाजन और किया जाए और बलूचिस्तान नाम का अलग राष्ट्र बनाया जाए। और जिस तरीके से आज हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि बलूचिस्तान के साथ भी हमारे संबंध बेहद अच्छे होंगे, और इससे हमारी जो रणनीतिक साझेदारी है विश्व में वो बढ़ेगी, और पाकिस्तान और चाइना को हम अच्छी मात दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी है, ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये था विद्यार्थियों लाल कुर्ती आंदोलन, इसको हमने देखा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है तो हमने देखा दांडी मार्च, फिर हमने देखा यहाँ पर क्या, हमने देखा
लाल कुर्ती आंदोलन, और अब हम देखेंगे जियाल रंग आंदोलन। ध्यान रखना, आगे हम देखने वाले हैं जियाल रंग आंदोलन। शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, पहली बार सुन रहे हो, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थियों, जियाल रंग आंदोलन। हेडिंग डाल लें विद्यार्थियों, जियाल रंग आंदोलन। ठीक है, समय तो वही है जो सविनय अवज्ञा का है, उसी दौरान चल रहे हैं। ये देखिए कहां पर हुआ ये आंदोलन विद्यार्थियों, तो ये हुआ है पूर्वी भारत में, और पूर्वी भारत में कहां हुआ है, नागालैंड में। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंदोलन कहां हुआ विद्यार्थियों, ये आंदोलन हुआ पूर्वी भारत के, ठीक है, नागालैंड क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन को शुरू किसने किया था विद्यार्थियों, तो यहां पर नागवंश के राजाओं का शासन था, और नागवंश के जो राजा थे यहां पर वो थे यदुनांग। कौन थे विद्यार्थियों, यदुनांग। यदुनांग के नेतृत्व में यहां पर आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया, राजा यदुनांग को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक, राजा यदुनांग को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया, और जब राजा यदुनांग फांसी पर चढ़ गए तो आंदोलन की नींव संभाली यदुनांग की छोटी बहन, जिनका नाम था गिडालू, जिन्हें हम कहते हैं रानी गिडालू या गॉर्डन ल्यू। उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली। और विद्यार्थियों, जिस समय पे रानी गिडालू कौन है, यदुनांग की बहन है, जिस समय पे रानी गिडालू ने इस आंदोलन की कमान संभाली है, उस समय उनकी उम्र है 13 वर्ष। मात्र 13 वर्ष की उम्र में रानी गिडालू ने क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये, मात्र 13 वर्ष की उम्र में रानी गिडालू ने या रानी गॉर्डन ल्यू ने क्रांति का झंडा बुलंद किया और आंदोलन की कमान संभाली। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और इन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई। इन्हें विद्यार्थियों आजीवन कैद हुआ। 1930 में ये गिरफ्तार कर ली गई और 1947 तक ये जेल में ही रही। जब भारत आजाद हुआ, है ना, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इनको जेल से रिहा कराया। और जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने जिक्र किया है रानी गॉर्डन ल्यू का। और उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि निश्चित रूप से ये एक महान महिला है और जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको रानी की उपाधि से सम्मानित किया था, रानी कहकर संबोधित किया था। ध्यान रखेंगे, ये नेहरू ने ही कहा था, ठीक है, ये कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रानी गॉर्डन ल्यू को भारत स्नेहपूर्वक याद रखेगा, प्रेम पूर्वक याद रखेगा। तो जिस समय गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे हैं उसी समय पूर्वी भारत में चल रहा है जियाल रंग आंदोलन। ठीक, तो तकरीबन पूरे क्षेत्र में ही यदि हम देखें तो पूरे भारत में ही विभिन्न क्षेत्रों के भीतर आंदोलन लगातार चल रहे हैं। ठीक है, अब बंबई में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। बंबई में जो मुख्य आंदोलन हुआ वो धरसाना नामक क्षेत्र पर हुआ और धरसाना नामक क्षेत्र पर भी सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र जिनका नाम है मणिलाल, उन्होंने हमला किया धरसाना पर और धरसाना के जो नमक डिपो था उसको लूट लिया, जिसमें लाठीचार्ज हुआ और 2 लोग मारे गए। ठीक है, एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था वेब मिलर, वो इस आंदोलन को देखता है, धरसाना आंदोलन को देखता है और वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे भयानक दृश्य कभी नहीं देखे जो मैंने धरसाना आंदोलन के दौरान देखे हैं। कुल मिला के ये सारी चीज़ें हो रही थी। और अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आखिरकार प्रभाव क्या रहा, प्रभाव देखते हैं इसका। ठीक, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या है। तो प्रभाव में यदि हम देखें विद्यार्थियों, तो प्रभाव देखें तो यहां पर पहला प्रभाव रहा कि भारत का आयात,
घटकर 1/3 हो गया। ठीक, यानी अंग्रेज जो अपने सामान भारत में बेच रहे थे वो घटकर 1/3 रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग गांधी जी ने की आम जनता से, और जनता ने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया। आम जनता ने विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया, जिससे विदेशी वस्तुओं का आयात घट गया और घटकर केवल 1/3 रह गया। यदि हम बात करें सिगरेट की, ठीक, तो सिगरेट, अब हमारे यहां तो कल्चर है नहीं सिगरेट का, ये अंग्रेजी लेकर आए, तो सिगरेट का आयात, लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, सिगरेट का आयात घटकर 1/6 रह गया। देखिए कितना बड़ा प्रभाव है ये। ठीक है, टोटल भारत का जो आयात हो रहा था वो 1/3 रह गया, सिगरेट का आयात घटकर 1/6 रह गया। और मैं आपको बता दूं कि 14 अंग्रेजी मिलें बंद हो गई। लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर स्वदेशी को अपनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया कि 14 अंग्रेजी मिलें विद्यार्थियों बंद हो गई। तो हम कह सकते हैं इस दृष्टि से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत कठोर रवैया अपनाया इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। ठीक है, गांधी जी और अन्य नेताओं सहित टोटल 90,000 गिरफ्तारियां हुई, 90,000 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, और ये था विद्यार्थियों सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे जुड़ी हुई चीजें। तो आज हमने इस टॉपिक को विद्यार्थियों पूरा किया। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और थोड़ा सहयोग दिखाएं हमारे साथ। हम अभी इस फील्ड में थोड़ा सा नए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग दिखाइए। और कोरोना चल रहा है तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।